मैं बोल रहा हूँ, आप लिखो। क्वेश्चन है, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसमें A बराबर B है। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसमें A बराबर क्या है, B है। क्वेश्चन आगे बोल रहा है 400 सेकंड में 25% पूरी होती है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो अभिक्रिया है ये 400 सेकंड में 25% पूरी हो रही है, होती है, तो 60% पूरा होने में कितना समय लगेगा। वो का वही क्वेश्चन आ गया, और आप सब इंटेलिजेंट हो, इसको कर सकते हो, ट्राई करो। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो देखते हैं, वीडियो को पॉज करो और ट्राई कर लेना। सबसे पहले तो ये देखो, जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया उसमें A बराबर भी है, तो इसका मतलब जरूर जो अभिक्रिया थी वो ये वाली थी। अब उसने क्या कहा कि A बराबर क्या है, B। या तो आप A की जगह B रख दो या B की जगह A रख दो, तो ये आएगा A प्लस A विल यू गिव बी P। A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A और P। इसका मतलब हमारा कौन सा केस आ गया, पहले वाला केस, जो हमने केस 1 लेके डेरिवेशन किया था वो वाला केस। और इसमें इक्वेशन क्या आया करती थी, K2 इज इक्वल टू 1/T x ओवर A0 इंटू A0 माइनस एक्स। ये इक्वेशन आया करती थी, तो हमें इसी से आंसर निकालना है। याद रखना, ये वाला अपना केस है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ मैं। ये अपन 2A क्या करते थे और प्रोडक्ट क्या करते थे। T इज इक्वल टू 0 पे हम इसको क्या माना करते थे, A0, और ये 0। अब T इज इक्वल टू, अगला कह रहे हैं देखो भाई 400 सेकंड पे, ये आपका आ गया 400 सेकंड। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या उसने आपको प्रारंभिक सांद्रता दी है क्या, कहीं भी प्रारंभिक सांद्रता का जिक्र नहीं है। जब प्रारंभिक सांद्रता का जिक्र नहीं होता है तो बोलो हम क्या करते आए हैं, वेरी गुड, मानते आए हैं। माना प्रारंभिक सांद्रता A0 कितनी मान ली, 100 मान ली। चाहो तो आप यहाँ पे M लिख सकते हो, M का मतलब होता है मोलर। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता A0 को हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है। अब T बराबर 400 सेकंड पे दिख रहा है क्या, चलो ठीक है, 400 सेकंड पे अभिक्रिया कितनी पूरी हो रही है, 25% पूरी हो रही है, मतलब 25% उत्पाद बन गया। तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस 25, भाई ये आपका x है और ये क्या है, A0 माइनस एक्स है, और ये आपको क्या है, A0 है। 25% पूरी हो रही है, तो 60% पूरा होने में समय कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो आप आ जाओ यहाँ पे, K2 इज इक्वल टू 1/T x इंटू A0 इंटू x ओवर A0 इंटू A0 माइनस एक्स। अब क्या क्या दिया आपको, क्योंकि T इज इक्वल टू दिया है 400 सेकेंड, ठीक है, x इज इक्वल टू दिया है 25, A0 इज इक्वल टू है 100। तो बताओ A0 माइनस एक्स कितना होगा, 75। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इसलिए K2 इज इक्वल टू 1/4, एंड अब ध्यान रखना जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में। 1/400 इंटू एक्स की वैल्यू 25/100 गुणा 75। ठीक है भाई, काटना चाहो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो एज इट इज़ आप इसको रख सकते हो, बाद में काट लेंगे। ठीक है, एज इट इज़ आप यहाँ से इसको रख लो। समीकरण 1। अब क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है कि जो अभिक्रिया है वो कितनी पूरी हो रही है, 60% पूरी हो रही है। तो देखो अभिक्रिया कितनी पूरी हो रही है, 60% पूरी हो रही है। दूसरा केस ले रहे हैं अपन, तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस 60, ये क्या आ गया अपना
ए नॉट माइनस एक्स। अब क्या पूछा है उसने, टी पूछा है, ठीक है, और टी बराबर उसने हमसे पूछा है कितना समय लगेगा। तो हमने K2 निकाल ही लिया। अब हम क्या निकालेंगे, T इज इक्वल टू निकालेंगे, या फिर T आप कह सकते हो T 60%, 60% पूरा होने में समय निकालोगे तो आएगा 1/K2 x इंटू ए नॉट एक्स और ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है आपको। यहाँ x की वैल्यू कितनी है 60, ए नॉट की वैल्यू 100, ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो, वेरी गुड 40, और K2 की वैल्यू है 25/400 इंटू 7500, ठीक है भाई, 100 गुणा 75 क्या हो गया, 7500 हो गया। वैल्यू पुट करो तो T 60% इज इक्वल टू, सबसे पहले तो K2 की कर दो 1/K2 की, देखो ये 25, अब इसके बट्टे में आएगा 400 गुणा 7500, तो उसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, 400 इंटू 7500 इंटू एक्स कितना है, एक्स है 60, ए नोट कितना है 100, और ए नोट माइनस एक्स कितना है 40। तो देखो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो मरे, इस 1 जीरो से ऊपर वाला 1 जीरो मरा, 4 से 4 कटा, 25 से काटो, 25 दिया 75, कितना आ गया 300, ठीक है, और 300 गुणा 6 दिया 1800, तो T 60% बराबर ये आपका आ गया 1800 सेकेंड, ठीक है भाई। कितना इजी था क्वेश्चन। तो ये आपका यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन इसका खत्म होता है, ठीक है भाई, ओके। तो हमने क्या देखा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया पढ़ी। द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं में सबसे पहले परिभाषा देखी, फिर उसका गणितीय रूप देखा। अब गणितीय रूप भी हमने किस प्रकार से देखा, 2 प्रकार से देखा, कि जब दोनों अभिकारक एक ही हो और जब दोनों अभिकारक क्या हो, अलग अलग हो। तो उस वाले केस में हमने अलग अलग उनकी इक्वेशन डिराइव की। सबसे ज़्यादा यूज कौन सी वाली इक्वेशन यूज होने वाली है, जो हमने पहले की थी 2a मान के की थी, वो वाली इक्वेशन यूज होने वाली है, ठीक है। तो देखो फिर जो अर्धविकल निकाली हमने, तो अर्धविकल का रिलेशन क्या था, T½ इज इक्वल टू 1/K2 a नॉट। आपको फिर मैंने तीनों की एक साथ अर्धविकल भी लिख दी थी, किस किस की, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि जो T½ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 की पावर a नॉट की पावर n-1 के, ठीक है। उस रिलेशन को याद रख लो, फिर आपको किसी भी कोटि के लिए x y z किसी भी कोटि के लिए अर्धविकल और प्रारंभिक सांद्रता में पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर का क्या हो गया, न्यूमेरिकल सारे खत्म हो गए। कहने का मतलब सेकंड ऑर्डर पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है अणुसंख्यता और कोटि पढ़नी है, इसके बाद में दोनों में अंतर पढ़ना है, फिर सक्रियण ऊर्जा पढ़नी है, और फिर कोटि ज्ञात करने की विधियाँ पढ़नी है, ठीक है, ओके। तो देखो भाई, हमने शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि को ख़त्म कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, एक सीधी सी ट्रिक पढ़ते हैं जिसके द्वारा डायरेक्ट आप किसी भी कोटि का समाकलित वेग समीकरण निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पूरी डेरिवेशन याद नहीं रहे और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस फॉर्मूले को लगाओ और वहाँ से डायरेक्ट समाकलित वेग समीकरण कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आप कह सकते हो, अपनी जो हेडिंग है वो अपन है nth कोटि अभिक्रियाओं के लिए
वेग व्यंजक, ठीक है भाई। nth कोटि से मतलब है प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि, जो भी कोटि है। इसका एक एक्सेप्शन है प्रथम कोटि, वो इसमें नहीं आएगा, अभी बता देता हूँ मैं, ठीक है। उनके वेग व्यंजक अपने को लिखना है। तो हम क्या करते हैं, देखो जनरली एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी उसका जीरो ऑर्डर का पढ़ा था, तो क्या लिखा था, x इज इक्वल टू K0T। अब ये x जो है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। हमें यहाँ पे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहिए तो क्या लिखेंगे, अभी जिसको भी देखते हैं। तो उसका क्या लिखा था अपन ने फर्स्ट ऑर्डर का, K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log A अपॉन A माइनस एक्स। आप यहाँ पे नोट लगाया करते थे, तो इसमें लोग आ गए, इसलिए ये जो अपना ये जो ट्रिक है वो इसके ऊपर यूज़ नहीं होगी। फिर हमने K2 का क्या लिखा था, 1/T 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A, या फिर हमने इसको ऐसे लिखा था K2 इज इक्वल टू 1/T x ओवर A इंटू A माइनस एक्स। तो ये कैसे आया, डायरेक्ट अभी एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उससे आ जाएगा, ठीक है भाई। ओके देखो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Kn इज इक्वल टू n, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 T, ठीक है, इंटू 1 अपॉन A माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A की पावर n माइनस 1। आप इसको A नोट कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये आपका nth ऑर्डर के लिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, ठीक है भाई। आप इनको ट्रिक कह सकते हो सीधी सीधी, देखो, और नोट डाल के ये चीज़ लिख लेना, n बराबर 1 अर्थात प्रथम कोटि के लिए यह सूत्र मान्य नहीं है, ठीक है। यह सूत्र क्या नहीं है, मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। देखो एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। पहला, इफ़ n इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, कहने का मतलब शून्य कोटि के लिए। तो देखो क्या लिखोगे, K0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 माइनस 1 इंटू T 1 अपॉन A माइनस एक्स की पावर 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A की पावर 0 माइनस 1, ठीक है। तो ये आएगा K0 इज इक्वल टू, ये माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1/T। आगे देखो क्या होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, चलो डिटेल से लिख देता हूँ, A माइनस एक्स की पावर माइनस 1 माइनस A की पावर फिर से माइनस 1। कल हमने किया था कि अगर x को भाग में और ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1। और अगर आपके पास ऊपर x है और नीचे y है, अगर आप x को नीचे लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो भी साइन चेंज होगा और ऊपर वाला नीचे आएगा तो भी साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे -1 है, हम इसको भाग से गुणा में लेके जाएंगे तो ये पावर किसकी हो जाएगी, +1 की। सेम कहानी इसकी होगी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, K0 इज इक्वल टू माइनस का 1/T, ये हो जाएगा A माइनस एक्स इसकी पावर 1 और ये माइनस का A इसकी पावर भी 1। आप इसको लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, K0 इज इक्वल टू 1/T, ये कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, A माइनस एक्स। भाई ये माइनस इस प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। इस t को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, K0T इज इक्वल टू A माइनस का A माइनस एक्स, ठीक है।
ये वाला आपका बन जाएगा। हम क्या करते थे देखो, जीरो ऑर्डर के लिए x इज इक्वल टू k0t करते थे क्या, तो k0t तो ये आपका ये रहा, और इस x की जगह क्या आ गया a0 माइनस का a0 माइनस x। अब वो आपको ये कह सकता है कि शून्य कोटि के लिए आप a0 माइनस x मतलब t समय पे सांद्रता वर्सेस t समय के बीच में ग्राफ बनाओ, तो आप यहाँ से ग्राफ बना सकते हो। ये जो a माइनस एक्स है ये बराबर किधर आएगा, तो किसका हो जाएगा प्लस का। आपने को ये y एक्सिस पे चाहिए और इसको उठा के उधर ले जाओ, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू माइनस का mx प्लस का c, उसके बीच में ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ रहा था आपका लॉग आ रहा था, और इस फॉर्मूले में कहीं भी लॉग का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला किसके ऊपर वैलिड नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर वैलिड नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, द्वितीय कोटि के लिए चेक कर लेते हैं। शून्य कोटि का तो हो ही गया, अब चेक करते हैं द्वितीय कोटि के लिए। देखो दूसरा केस ले रहे हैं, इफ़ n इज इक्वल टू क्या हो 2 हो। यहाँ पे n क्या है भाई, n है कोटि, कौन सी कोटि की आप बात कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा k2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 इंटू टी 1/a माइनस एक्स इसकी पावर 2 माइनस 1 माइनस 1/a इसकी पावर भी 2 माइनस 1। क्या आएगा k2 इज इक्वल टू 1/t, इधर क्या बचा 1/a माइनस एक्स, देखो दो में से एक जाएगा एक माइनस 1/a। बोलो यही फॉर्मूला था अपने पास किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। ऐसे ही आप किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, थर्ड ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी एक करके देख लेते हैं अपन। देखो भाई बात करते हैं n इज इक्वल टू 3 मतलब तृतीय कोटि के लिए क्या लिखोगे, k3 इज इक्वल टू, अब सीधा से लिख रहा हूँ 3 माइनस 1 क्या होगा 2t। ठीक है, 1/a माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2, a माइनस एक्स की पावर हो जाएगी 2 माइनस 1/a का पावर हो जाएगी 2। ये लो, ये किसके लिए आ गया आपके पास, तृतीय कोटि का, तृतीय कोटि के लिए वेग व्यंजक। ठीक है भाई, तो आपको कोई भी ग्राफ पूछ ले वो, अब आप चाहो तो इस टी को उधर लेके जा सकते हो, तो के टी हो जाएगा ये। ठीक है, आपको कह दे कि 1/a² और टी के बीच में ग्राफ बनाओ, तो आप यहाँ से रीअरेंज करके इसको ग्राफ बना सकते हो। या आपको ये कह दे कि 1/a माइनस x² और टी के बीच में ग्राफ बनाओ, तो आप इसको इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। ऐसे ही x, y, z कोई सी कोटि भी हो, चाहे आपको कहते हैं 50वीं कोटि के लिए लिखो, तो आप यहाँ से n का मान 50 रख देना और कैलकुलेट उसको कर लेना। ठीक है, तो ये तो किसका फॉर्मूला आ गया, कोटि का। अब अपन हाफ लाइफ का भी लिख लेते हैं। वैसे हाफ लाइफ का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी थी। ठीक है, अब हाफ लाइफ के लिए भी लिख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक थी उसी को थोड़ा विस्तार से लिख लेते हैं, वो तो कंक्लूजन था एक। तो अब हम लिखते हैं nth कोटि अभिक्रियाओं के लिए nth कोटि अभिक्रियाओं के लिए अर्धायुकाल। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है T1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ध्यान रखना 2 की पावर n माइनस 1 और ये नीचे माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 kn इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये एक क्या है आपका
पता है आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम बार बार ई नॉट ए नॉट कह रहे थे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बना है आपका, ये किसके लिए बना है, अर्धवायुकल के लिए बना है, और ये सब के ऊपर वैलिड होगा आपका। देखो फॉर एग्जाम्पल शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए, हाँ मैंने कल यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि जो टी हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर n माइनस वन के। देख लो खुद, ये टी हाफ है, ये ए की पावर n माइनस वन है, बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उनसे तो अपने को मतलब ही नहीं है। टी हाफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ए की पावर n माइनस वन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो शून्य कोटि के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। फॉर्मूले में रखो टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 0 माइनस वन, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन, सॉरी 0 माइनस वन के यानी क्या लिखोगे, के 0 इंटू ए की पावर 0 माइनस वन। देखो टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर क्या आएगा, माइनस वन, 2 की पावर माइनस का मतलब 1/2 होगा क्या, वेरी गुड, और ये माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ये माइनस का के 0 हो गया क्या भाई, ठीक है, और ये आपको क्या हो गया, ए की पावर माइनस वन। तो देखो ये 2 की पावर माइनस वन है, नीचे आएगा ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +1, ठीक है, और ये जो है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो होगा क्या, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो गया, ये ए ऊपर गया तो ये हो गया ए, और ये 2 नीचे आया, ये 2, और ये क्या हो गया आपका, के नॉट। यही तो आया था अपने पास, जब अपन ने फॉर्मूला निकाला था शून्य कोटि का अर्धवायु का, तो यही तो आया था। हमने क्या कहा था कि शून्य कोटि की जो अर्धवायु काल होती है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होती है, समानुपाती होता है, लेकिन प्रथम कोटि में ऐसा नहीं होता। प्रथम कोटि में तो जो अर्धवायु काल होती है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, देखो उसका भी देख दो। दूसरा किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए, और प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस 1 0, तो 2 की पावर 0 कितना होगा, 1, 1 माइनस 1 0, तो ऊपर हो गया 0, नीचे वाला अब 0 में आप किसी का भी भाग लगाओ, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इस फॉर्मूले को, ना तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और ना ही जो वेग व्यंजक का फॉर्मूला था उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रथम कोटि के लिए यूज़ अपन इसको नहीं करेंगे। बात करते हैं द्वितीय कोटि के लिए, नॉट एप्लीकेबल। प्रथम कोटि के ऊपर ये जो फॉर्मूला है एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा द्वितीय कोटि के लिए, अब ये तो आपको पता होगा, वैसे देख लो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो, n की वैल्यू 2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1/a, जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/a के, या फिर आप ये कह सकते हो जो अर्धवायु काल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 के, ठीक है। तो द्वितीय कोटि के लिए क्या रखोगे, n इज इक्वल टू 2, इसके लिए क्या कैलकुलेट करते हो आप, टी हाफ इज इक्वल टू रखो 2 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ये के 0 सॉरी के 2 डॉट ए की पावर 2 माइनस 1। देखो 2 में से 1 गया, 1, 2 की घात 1 कितना होता है, 2, और 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, तो क्या होगा, टी हाफ इज इक्वल टू, ऊपर तो आ गया 1, नीचे देखो 2 माइनस 1 1 इंटू के 2, तो ये हो गया के 2, ठीक है, और ये ए की पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया, ए, ये लो, ये किसके लिए हो गया, सेकंड ऑर्डर के लिए। अब आप एक और खुद कर सकते हो, यहाँ पे तृतीय कोटि के लिए, ठीक है, उसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी,
रखो। अब फॉर्मूले में मत देखो, क्या होगा, 2 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन के एन इंटू ए की पावर n माइनस वन। टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस वन कितना होगा, 2 की पावर 2 माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 माइनस वन 2, और ये क्या हो गया k3 और a की पावर 2। तो लिखो टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4 और 4 माइनस वन 3 बाई ट्वाइस ऑफ k3 a स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखो कि जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। ठीक है, जो अर्धविकाल होती है तृतीय कोटि के लिए वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसको यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, n की वैल्यू 3 रखो, 3 माइनस वन 2, तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था, अब की बार पूछा गया था नेट के अंदर। क्वेश्चन क्या था कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके जो अर्धविकाल है वह अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो अभिक्रिया की कोटि बताओ। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से उसको देखना था। ठीक है, तो ये ट्रिक आपकी ख़त्म होती है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कोटि और अणुसंख्यता। ये दो फॉर्मूले हैं, आप इनको याद कर लेना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब आप हेडिंग डालो, अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता डालो। हेडिंग क्या है आपकी, अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता। अंग्रेजों के लिए क्या होगा बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिक्यूलरिटी। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता। तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले हम एक एक ही पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, कोटि पढ़ेंगे, उसके बाद में अणुसंख्यता पढ़ेंगे, फिर दोनों में अंतर पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल इजी में बताऊंगा आपको, आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई ऐसे। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, REACTION, इसको पूरा लिखोगे। ठीक है, देखो कोटि की परिभाषा देखो क्या होता है। हमने क्या कहा था, प्रथम कोटि की जब परिभाषा लिखी थी, शून्य कोटि की परिभाषा लिखी तो क्या लिखा था, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घात अगर 0 होती है तो कोटि क्या कहलाएगी, शून्य कोटि। और अगर वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घात कितनी होती है, 1 होती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रथम कोटि। ठीक है, तो अब हम यहाँ कोटि की परिभाषा ये देंगे, क्या दोगे बताओ, बताओ क्या दोगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, फिर दूसरी परिभाषा और बताऊंगा आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के
सांद्रता पदों के घातांकों का योग कोटि कहलाती है। घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है भाई, एक बार इसको मैथमेटिकली मैं समझा देता हूँ क्या होता है, उसके बाद में मैं आपको दूसरी परिभाषा बताऊँगा। दूसरी परिभाषा क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की वह संख्या, अणुओं, परमाणु या आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, जिनकी सांद्रता से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की सांद्रता जिनसे अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, क्या कहते हैं? उसको अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लिख लेना उस परिभाषा को भी, फिर मैं इसको थोड़ा दोबारा से इसको मैथमेटिकल रूप से आपको समझाता हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रता, अभिकारकों के सांद्रताओं, अभिकारकों की किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की सांद्रता जिनसे अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जिनकी सांद्रता से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। हमने क्या लिखा? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग। आपको वेग नियम में साफ साफ देखो, वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग जो है वो क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि होगी। अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो वेग नियम दिया जाता है, जब हमने पढ़ा था साफ साफ कहा था कि वेग नियम हमेशा एक्सपेरिमेंटल दिया जाता है, प्रायोगिक दिया जाता है। हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते अगर हमें ये लिखा हुआ दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो वेग नियम वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, तो आपके पास एक रिएक्शन है A ऑफ A प्लस B ऑफ B प्लस C ऑफ C विल गिव P प्रोडक्ट। ये कोई एक अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया में जो अभिकारक A है उसके A अणु है, अभिकारक B के B अणु है और अभिकारक C के C अणु भाग ले रहे हैं और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका प्रोडक्ट P बना रहे हैं। तो देखो भाई, हमने क्या कहा? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग। तो अब हम क्या कह रहे हैं? वेग नियम या फिर प्रायोगिक रूप से दिया गया वेग नियम निम्न है। अब आपको जो वेग नियम दिया जा रहा है वो एक्सपेरिमेंटल ही दिया जाएगा, आप उसको खुद से नहीं लिखोगे। ठीक है, तो वो क्या है? वेग इज इक्वल टू kn a की पावर n1 b की पावर n2 और c की पावर n3। अब ये जो आपको दिया गया है ये अगला खुद लिख के देगा, ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें तो क्या करना है? अभी सांद्रता पदों के घातांकों का योग। ये सांद्रता पद है क्या? A, B और C। इसकी घात क्या है? n1, इसकी घात है n2 और इसकी घात है n3। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी? कोटि मिल जाएगी। तो क्या याद रखोगे? वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग, अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या होगा? कोटि। तो यहाँ पे सांद्रता पद है एक तो A, एक है B और एक है C।
इसकी घात है n1, इसकी घात है n2, इसकी घात है n3। तो इसका योग यहाँ पे जो कोटि है वो क्या आएगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, n1 प्लस n2 प्लस का n3। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो वेग नियम दिया गया है ये एक्सपेरिमेंटल दिया गया है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल दिया गया है, हम इसको खुद से नहीं लिख सकते। तो आपको ये एक्सपेरिमेंटल दिया जाएगा और उसी में आपको क्या देखना है, जो सांद्रता पदों के घातांकों का योग होगा आपको वही देखना है, उसको देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कोटि। ऐसा मत कर देना कि आपको एक रिएक्शन लिख दे दिया 2a प्लस का b और c, आपने खुद ही लिख दिया वेग बराबर k a की पावर 2 b की पावर 1, यह आपने खुद लिख दिया। जो सक्रिय द्रव्यमान के अनुसार लिखते थे आप, इसके जो गुणांक होता है उसको घात में भेज दो, ये कह दिया। और आपने कह दिया कि जो कोटि है यहाँ पे वो है 2 + 1 बराबर 3। ऐसा मत कर देना, क्यों? क्योंकि जो वेग नियम है वो एक्सपेरिमेंटल दिया जाएगा, प्रायोगिक दिया जाएगा, हम उसको खुद से नहीं लिख सकते। आपने क्या किया, अभिक्रिया दे के खुद ही लिख दिया और कोटि भी खुद ही निकाल दी। अगर आप हाँ लिख देते ए और बी तो लिख देते, लेकिन ये पावर x और y लिखते कि हमें नहीं पता ये पावर क्या है, तो आपका वेग नियम क्या था, सही था। क्योंकि जो आपका जो ये वेग नियम है ये तो एक्सपेरिमेंटल होता है। अगर वेग नियम एक्सपेरिमेंटल है तो कोटि भी क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक ही होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो आगे लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जो अभिक्रिया की कोटि है क्या है, एक प्रायोगिक पद है, एक प्रायोगिक पद। ये एक्सपेरिमेंटल आपके पास स्टेप है, ठीक है। अभिक्रिया कोटि का एक प्रायोगिक पद है। अब देखो, जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखते थे तो पहले तो क्या लिखते थे, अवकलित वेग समीकरण, और फिर क्या लिखते थे, समाकलित वेग समीकरण। तो देखो आपने जैसे शून्य कोटि का लिखा था तो आप लिख रहे थे dx/dt = k a - x की पावर 0, ठीक है, ये आपने लिखा। तो ये क्या है, अवकलित वेग समीकरण। अब आपके पास ऐसी कोई भी रिएक्शन आ सकती है जैसे 2a + b विल गिव आपको p। आपने वेग इसका अवकलित वेग समीकरण लिखा dx/dt = k a की पावर 2 b की पावर 1, आपने ये लिखा। और इस अवकलित वेग समीकरण में आपने क्या किया, घातांकों को जोड़ दिया और कोटि बता दी 3। तो क्या ये सही है क्या, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अवकलित वेग समीकरण, ये तो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो कोटि होती है उसको हम अवकलित वेग समीकरण से सीधा नहीं बता सकते, कोटि को अवकलित वेग समीकरण से ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या होगा कोटि में, कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण अवकलित वेग समीकरण से नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये डायरेक्ट दे, वेग नियम लिख के दे, फिर वो चाहे अवकलित दे चाहे समकलित दे, आपको क्या देखना है, सांद्रता पदों के घातांकों का योग देखना है, जोड़ देना और आपको ऑर्डर बता देना है। लेकिन ध्यान रखना, अवकलित वेग समीकरण से आप अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते। अब अगला पॉइंट क्या होगा इसमें बताओ, कि जो अभिक्रिया की कोटि है क्या शून्य हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तो क्या कह सकते हैं अपन कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है,
शून्य हो सकती है। क्या धनात्मक हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो ये हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। और ध्यान रखना ये ऋणात्मक भी हो सकती है। और एक बात और, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक समझते हो? फ्रैक्शनल मतलब क्या है? 1/2, 3/2, 5/2। तो ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, देखो कोटि के बारे में क्या क्या पता लगा आपको कि जो कोटि है, सबसे पहला काम हमेशा एक्सपेरिमेंटल ही दी जाएगी, हमेशा प्रायोगिक ही दी जाएगी। अब विक्रिया की कोटि का निर्धारण किससे नहीं कर सकते? समाकलित अवकलित वेग समीकरण से इसको ज्ञात अपन नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली इसको डिफाइन नहीं कर सकते, देख के नहीं बता सकते। अगर आपको वेग नियम लिख के दिया है तो हम उसको कोटि को देख के बता सकते हैं। ठीक है, अब विक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। और सबसे खास बात, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। एक तो होती है सरल अभिक्रिया जिसको आप कहते हो एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होती है जटिल अभिक्रिया जिसको आप कहते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, सरल अभिक्रिया वो होती है जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, मतलब एक ही पद में संपन्न हो जाती है, जिसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, जिसमें कोई संकीर्ण अवस्था नहीं बनती, वो क्या होती है? सरल अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया एक से ज़्यादा पदों में संपन्न होती है उसे क्या कहते हो?